कभी आपने ऐसा शायद ही सुना होगा कि भूत प्रेत या आत्मा भी मदद करते हैं। जी हाँ, जो लोग टोने टोटके तंत्र विद्या जैसी चीजें करते हैं, आत्माएं उनकी मदद करती हैं, लेकिन उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और एक समय के बाद ये आत्माएं उन्हें डराती हैं, परेशान करती हैं और उनकी रहस्यमयी मौत का कारण बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये हमारे आखिरी एपिसोड का पार्ट 2 है। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। उदयपुर में हो रही गीत की शादी में आगे क्या हुआ था, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं या आपने इसका पार्ट 1 नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे सुन सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने कहां छोड़ा था उसकी आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं। पार्ट 1 में जब बीना सो रही थी और एकदम से नींद से जागती है, दीवार की तरफ देखती है और बोलती है, बच्चे सब घर में चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। पर उससे पहले कि प्रॉब्लम होती, प्रेत ने बीना के जरिए उस प्रॉब्लम को होने से बचा लिया। कहानी शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी जय और अपना नाम, अपनी जगह और कहां से आप ये कहानी देख रहे हैं जरूर लिखें। स्पॉटिफाई पे आप ये कहानी वीडियो फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अभी तक बीना को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये एक नॉर्मल इंसान है जैसे आप और मैं। ना ये कोई बड़ी पंडित है, ना तांत्रिक है, ना ही कोई मौलवी। इसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके ऊपर आखिर क्या चीज आई है। बीना हर रात एक ही डरावना सपना देखती थी जो बार बार रिपीट होता। उस सपने में वही एक अजीब सा बच्चा जो जानवर की तरह चलता है, बीना की तरफ आता है और बीना एक चबूतरे पर बैठी हुई है। शादी को बस अब एक ही दिन बचा था और आज रात सब लोग थोड़ा जल्दी ही अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे का टाइम था। बीना के हस्बैंड अमन को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी क्योंकि बीना लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। अमन ने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन बीना बहुत ही गहरी नींद में थी। चिंटू और सोनू अम्मा बाऊजी के पास सो रहे थे, लेकिन अमन बीना के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा था। कभी बीना के चेहरे पर स्माइल आती तो कभी वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाने लगती। अमन ने लगभग 15-20 मिनट तक का वेट किया। वो तब तक उसे लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वो पानी लेके आया और उसने थोड़ा पानी बीना के चेहरे पर छिड़का। बीना जाग गई। उसने अपना चेहरा पोंछा और उसने बोला कि क्या हुआ, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अमन बोला कि तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या, और मुझे भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? बीना ने हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि क्या मैंने किसी को परेशान किया? मैं तो सिर्फ महारानी के जरिए कुछ बताना चाहता था। अब ये जो आवाज आई थी ये बीना की नहीं थी, ये वही आदमी वाली आवाज थी उस प्रेत की। अमन ने उससे पूछा कि आप हैं कौन? बीना ने हंसी के साथ जवाब दिया, तू जान नहीं पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। हमें देखने वाले कोई और होते हैं, तू हमें समझ नहीं सकता। अमन ने बोला कि फिर भी जो भी हो, मेरे जरिए से सबकी मदद करो ना, बीना के जरिए से क्यों? उसने जवाब दिया कि महारानी ही हैं जो हमें यहाँ लाई हैं, हमें इनके जरिए से ही बात करेंगे। अमन ने कहा कि इसके साथ जो परेशानियां हो रही हैं, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? आप क्यों बार बार वापस आ रहे हो इसके शरीर में? कुछ देर तक बीना ने कुछ नहीं कहा। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पे एक अलग ही तरीके का आक्रोश था और उसने हंसकर कहा, मैं गया ही कहाँ था, मैं तो यहीं चौखट पर बैठा रहता हूँ। ये बात जब अमन ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। कुछ समझ नहीं आया कि वाकई ऐसा होता है। अगर किसी पर कोई भूत प्रेत या आत्मा वाली दिक्कत होती है और उसे सॉल्व कर दिया जाए तो 2 तरीके होते हैं। पहला कि उसे मुक्त कर दिया जाए, यानी कि उसके लिए भगवान के पास जाने का दरवाजा खोल दिया जाए। दूसरा, वो आप पर नहीं है लेकिन आपके घर की चौखट पर ही बैठा है और उस प्रेत के मुताबिक वो प्रेत बीना पे नहीं था, या फिर यूं कहें कि वो बीना पर आता
लेकिन कुछ देर बाद उनकी चौखट पर बैठ जाता। अब ये काला जादू टोने टोटके सबसे ज्यादा असर तब करते हैं जब आपके गण कमजोर हो और आपके परिवार पर कोई ये प्रेत भेजता है तो आपकी चौखट पर बैठा प्रेत उस समय का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अमन ने सुना कि मैं गया ही कहाँ था, बीना जोर से हंसने लगी। फिर अचानक उसकी आंखें एकदम चढ़ गई। अमन ने उसके दोनों कंधे पकड़ के जोर से उसको झटकाया और कहा कि बीना, 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। अमन था तो बहुत हिम्मत वाला। बीना नॉर्मल होती है और कहती है कि हाँ अमन बोलो, बताओ, सब ठीक तो है? आप मुझे ऐसे क्यों जगाया? अमन कहता है कि बीना, तुम प्लीज मेरे साथ जरा बाहर तक चलो। बीना ने टाइम देखा और कहा कि अरे रात के 1:30 बज रहे हैं, आपको कहाँ जाना है? क्या हो गया आपको? अमन बोला कि मुझे गीत की मम्मी से कुछ बात करनी है। बीना बोलती है कि अब रात को इस वक्त क्या बात करोगे आप? सब सो रहे होंगे, कल सुबह शादी के लिए पूरा दिन भाग दौड़ होगी, आप मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। अमन ने कहा कि नहीं बीना, मुझे अभी बात करनी है। अमन उसे हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। वहां एक बड़ा शीशा था। अमन ने कहा, अपने आप को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ चेंज नहीं दिख रहा? बीना ने अपने चेहरे को शीशे में देखा और फिर नीचे देखने लगी और चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। अमन ने बोला कि जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, एक बार अपने आप को तुम देखो तो सही, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बीना गुस्से में ड्रेसिंग टेबल के कांच पर जोर से अपना हाथ मारती है। कांच पूरा चकनाचूर हो जाता है। अम्मा बाबूजी जग गए। अम्मा पूछती है कि क्या हुआ बेटा, ये आवाज कैसी? अमन बोला कि पापा मम्मी, इसके साथ फिर वही सब कुछ हो रहा है जो पहले हुआ करता था। बीना जमीन पर बैठी और अपने दोनों हाथों से सर पीटना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है कि मैंने क्या गलत किया, मैं तो सिर्फ महारानी के जरिए से बोल रहा था। अमन ने गुस्से में बोला कि तू जो भी है, तू मेरे जरिए से बात कर, किसी की मदद करनी है तो मेरे जरिए से कर, बीना को क्यों परेशान कर रहा है? बीना हंसकर बोली, बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा पंडित हो, तुझे बताऊंगा मैं कुछ, चला जा यहां से। अमन गुस्से में बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू सिर्फ बकवास कर सकता है। अब अमन गुस्से में था और उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। बीना ने हंसी के साथ कहा कि अच्छा, तो तू अब देख, जिसके हाथों में मेहंदी लगी है उसको मैं अब अपना खेल दिखाऊंगा। अमन ने गुस्से में बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता। अमन का इतना बोलना था और दूसरी तरफ घर के अंदर कम से कम 20-25 लोग अपने रूम से चिल्लाते हुए बाहर आ गए। हर किसी का दरवाजा खुला, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमन भी बाहर गया, ये सब कुछ देखा और पूछा कि क्या हो गया, आप सब लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? वहां पे किसी ने उसे बताया कि हमने कुछ डरावनी सी चीजें देखी थी। उसने अपने मन में सोचा, डरावनी सी चीजें दिखी थी मतलब? जैसा बीना बोल रही थी कि जिसके हाथों में मेहंदी लगी है वो उसको अपना खेल दिखाएगी, लेकिन यहां पे जिसके हाथों पे मेहंदी नहीं लगी थी उसने भी वो प्रेत देख लिया। हर एक ने वो डरावना चेहरा अपने सपने में अलग अलग तरीके से देखा और एक साथ देखा था। रात के 2 बज रहे थे और पूरे घर में हर कोई उठा हुआ है। वहां पे सब लोग यही सोच रहे थे कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये ठीक तो नहीं थी। फिर अचानक रात के 3 बजे इनके दरवाजे पर, यानी कि घर के मेन गेट पर शोर सा होने लगा। सिक्योरिटी वाले किसी से बात कर रहे हैं। शोर हो रहा था तो सभी लोग घर के मेन गेट पर आ गए। घर अच्छा खासा सजा हुआ था। गेट के जस्ट बाहर एक औरत पोटली लेकर बैठी हुई है। सिक्योरिटी वाले उसे बार बार बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है खाने का, आप कल सुबह आना, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुन रही। सिक्योरिटी वालों को लगा कि वो कोई मांगने वाली है और वो उसे भगाए जा रहे हैं। तभी गीत की मम्मी ने तेजी से आवाज दी जो गेट पर भैया खड़े थे कि क्या हुआ, इधर आओ। उन्होंने आकर बताया कि आंटी कोई औरत आके सामने बैठ गई है और हम कब से उसे कई बार बोल चुके हैं कि अभी खाने का कुछ नहीं है,
आप कल सुबह आ जाना। लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। गीत की मम्मी बोली, एक काम करो, घर में से कुछ खाना मिठाई वगैरह एक डब्बे में करके इन्हें दे दो, किसी को ऐसे घर से खाली नहीं भेजते, गुड़िया की शादी है कल। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो घर से मिठाई खाना वगैरह सब कुछ लेकर आए और उस औरत के सामने रखा। उस औरत ने किसी से कुछ नहीं कहा। उठकर वो डब्बा हाथ में लिए धीरे धीरे चलने लग गई। वो स्ट्रीट लाइट के नीचे आई तो गीत की मम्मी जो हैं वो कहती हैं, ये तो चाची जी हैं, ये चाची जी ही हैं, मुझे पक्का यकीन हो रहा है। तो गीत के पापा बोलते हैं, तुम श्योर हो? रात के 3 बजे वो हमारे घर पर क्यों आएंगी? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाची जी ही हैं। क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे किनके बारे में बात हो रही है? वही चाची जिनके पर्स में गीत और उनके होने वाले हस्बैंड की फोटो मिली थी, और वो भी जली हुई। ये वही थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि वो इस समय क्यों आई थी। वो लोग उन्हें लगातार देख रहे थे। वो धीरे धीरे चल रही है, फिर एक साइड से गाड़ी आती है और वो उस गाड़ी में बैठ चली जाती है। अब ये सब सबने देखा। सिक्योरिटी वाले भाई ने भी देखा। आंटी ने उसे बुलाया कि 1 मिनट इधर आओ, ये गाड़ी इन्हें पहले यहाँ छोड़ने आई थी। उन्होंने कहा कि हमने ध्यान नहीं दिया। अब वहां पे सबको डर लग रहा है। इसी भीड़ में बीना भी खड़ी थी। बीना एकदम बोलती है कि तेरे घर से जो उसे चाहिए था वो तो वो ले गई, अब तू जाने और तेरी बेटी जाने। ऐसा बोलकर चल दी अंदर। तभी गीत ने कहा कि दीदी आपने क्या बोला? मैंने वही बोला जो तेरे कानों ने सुना। तेरी शादी हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। वो ले गई जो उसे ले जाना था। मुझे कम से कम आने तो देते, मुझे देखने देते, पहचानने देते, मैं बात कर लेती। लेकिन सबको बहुत जल्दी होती है ना। बीना ने यह सब गुस्से में बोले जा रही थी। तभी अमन बीना से कहा कि देखो, सबके साथ इस तरह से बात मत करो, और तेरी शादी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? तो बीना कहती है कि देख लेना कल क्या होता है। ऐसे बोलती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अब ये जो हुआ ना, ये सब बड़ा अजीब था। खैर, सब लोग बहुत सारे सवालों के साथ अपने अपने कमरे में दोबारा चले गए। अब जो हुआ वो उस वक्त किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे करीब गीत एकदम चिल्लाती है। सब लोग अपने अपने कमरे से भागकर उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं। गीत की मम्मी भी इसके कमरे में आती हैं और देखती हैं कि इसके कमरे की लाइट्स ऑन है। गीत बेड पर घबराई हुई सी एक कॉर्नर में सिमटी सी बैठी हुई है, बुरी तरह कांप रही थी। गीत की मम्मी ने इसे पानी पिलाया। बीना भी आती है, बाकी सब लोग भी आते हैं। अमन, रोहन, टीना सब इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही थी? क्या तुमने कुछ देखा? कुछ डरावना सपना देखा था? उसकी मम्मी बोलती है, और तेरे हाथों का कंगन कहाँ है? मैंने बोला था ना उसे रुमाल से ढककर ही रखना। गीत कहती है कि वो जो चाची जी हैं वो मेरे ऊपर बैठी हुई थी और उनके बाल खुले हुए थे। उन्होंने चेहरे पर अजीब सा मेकअप कर रखा था। मैं वो चेहरा देखकर बहुत डर गई और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी चीखने की, चिल्लाने की। वो मेरे ऊपर बैठी थी, ना मेरे हाथ हिल रहे थे, ना मेरे पैर हिल रहे थे, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। बेटा, तूने शायद कोई डरावना सपना देखा है। डरावना सपना नहीं है मम्मी, वो ना जाने मेरे बालों के साथ क्या कर रही थी, और जब मैं उठी मुझे लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई है, तो मैंने लाइट्स ऑन करके पूरा कमरा चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैं वापस बेड पर जाकर लेटी, वो अचानक मेरे ऊपर आकर बैठ गई, और फिर जैसे ही मेरे मुंह से चीख निकली, सब कुछ वहाँ पहले जैसा हो गया। सब लोग बीना की तरफ देखते हैं कि बेटा तुम कुछ बता सकती हो। उसने कहा कि मैं क्या बताऊंगी, मैं थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ। जो कर रहा है उसको तुमने अपने घर का सामान दिया है, वो जाने और तुम जानो, मेरा क्या मतलब है, मैं बीच में नहीं आऊंगी अब। जैसे ही इसने ऐसे बोला, अमन बोलता है कि देखो, अगर तुम कुछ बता सकती हो तो बताओ, हमारी बेटी जैसी है गीत, मैं कुछ नहीं बता सकती। ये जब अपने घर से खुद ही लाकर उसे सामान दे रहे हैं तो मैं क्या बताऊंगी। बात करके देख लो उसी से, क्या पता वो तुम पे तरस खा जाए।
अब जैसे ही बीना ने ये बोला, गीत की मम्मी ने फोन उठाया और डायरेक्ट चाची को मिला दिया। घंटी जा रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। एक बार, दो बार, तीन बार, उन्होंने 10 बार ट्राई कर लिया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। गीत की मम्मी यहां बोलती हैं कि आप सब सो जाइए, मैं इसके पास बैठी हूं। टीना कहती है कि मैं भी यही रुकूंगी। मम्मी और टीना वहीं गीत के पास रुक गए। बाकी सब लोग अपने कमरे में चले गए। फिर सुबह तक दोबारा किसी को ना कोई ऐसा डरावना सपना आया, ना गीत डर कर उठी। तभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे नीचे शोर सा होने लगा। गीत की भी आंख खुलती है। गीत की मम्मी उठती हैं, जाकर देखती हैं बैल्कनी से नीचे तो वो चाची आई हुई है और किसी के साथ उनकी कोई नोकझोंक चल रही थी। वो गीत की बुआ के साथ बहस कर रही थी। तो गीत की मम्मी नीचे आती है और कहती है कि क्या हुआ, आप सुबह सुबह ये क्या शोर मचा रहे हो। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, मैं अभी घर में घुसी ही हूं और ये दीदी उल्टा सीधा बोले जा रही है। ये कह रही है कि गीत बिटिया को सपने में मैं दिख रही थी, मैं उसके ऊपर बैठी हूं और न जाने क्या क्या बोले जा रही है। मैं कोई इंसान हूं या भूत प्रेत डायन हूं? मैं अपने घर से इसके पास कैसे आ गई? क्या बोल रही है ये गीत? उससे कहो कि मुझसे आके माफी मांगे, उसे बुलाओ यहां। मम्मी ने कहा कि उसकी आज शादी है, आप उसे इस तरह से बात करोगे? आप अंदर आओ, शांति से बैठो। बेटा इनके लिए पानी लेके आ। मैं कहीं नहीं बैठने वाली जब तक तुम सब मेरे से माफी नहीं मांगते, और सबसे पहले तो वो मांगेगी जिसने ये झूठ फैलाया है। कौन मांगेगी? गीत नहीं, वो जो उसकी दोस्त आई हुई है। अच्छा, बीना को बोल रहे हो आप? हाँ, उसे बुलाओ मेरे सामने। तो गीत की मम्मी उनके आगे हाथ जोड़े कि चाची जी, जो भी बात है, आपको जो भी बात करनी है एक दिन बात कर लेना। आज गुड़िया की शादी है तो प्लीज आप ये सब रहने दो। मैं आपके आगे मेरे हाथ जोड़ रही हूं। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, और तुम लोग तो सोचना भी मत कि मुझे यहां से धक्के देकर बाहर कर दोगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ना, उससे कई ज्यादा आगे की सोच रखती हूं मैं। जब तक हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी एक आवाज आती है कि आप मुझे माफ करो, मेरी वजह से घर में ये अच्छा खासा माहौल खराब हो रहा है और आप इस माहौल में और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो सबने पलट के पीछे देखा तो बीना खड़ी थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे और बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके लिए कुछ गलत बोल दिया। आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आप मुझे अपनी छोटी बेटी जैसे समझ के माफ कर दो। अब वहां पे लोग फिर से शुरू हो गए। वो बोलने लग गए कि देखो, किसी और के घर में, किसी और के फंक्शन में ये बिटिया कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। कितनी समझदार है ये बीना। अमन भी इसके पास खड़ा था। टीना आकर कहती है कि तू क्यों माफी मांग रही है बहन, तेरी क्या गलती है? और जो तूने बोला वो गलत थोड़ी ना था। तो गीत की मम्मी कहती है कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाओ। गीत की मम्मी हाथ जोड़कर कहती है कि चाची, हमसे अगर कोई गलती हो गई, हमारे बच्चे जो आए हुए हैं उनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूं। तुम अपना दिल बड़ा करो और बड़ों वाला काम करो, माफ करो बच्चों को और राजी राजी रहो, आज शादी है। चाची बोलती है ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूं। गीत को बुला। लेकिन गीत को क्यों बुलाना है? अब उसने माफी मांग तो ली। अरे तू गीत को बुला, मेरे से यहाँ बहुत नोकझोंक हो गई है, वो भी मुझे गलत ही समझ रही होगी। मैं बस गीत से 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। तभी बीना ने कहा कि आंटी जी, हमने तो सॉरी बोल दिया ना आपको हमसे प्रॉब्लम थी। आज गीत की शादी है, आप उसको सोने दो, वो अभी आराम कर रही है। चाची ने कहा आराम ना कर रही, वो जाकर ऊपर देखो वो क्या कर रही है। वो जोर जोर से हंसने लगी और वहां से चलती बनी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो टोने टोटके तंत्र विद्या जैसी साधना करते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस घर में जाके ही अपनी क्रिया करें। वो लोग दुनिया के किसी भी कोने से अपने मंत्र पढ़ के या अपने सिद्ध करे हुए भूत प्रेत, कच्चे कलुए या मसान उस इंसान के ऊपर भेज देते हैं जिनको वो परेशान करना चाहते हैं। और अगर आप जानते हैं कि कच्चा कलुआ या मसान क्या होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चाची के कहने पर जब गीत की मम्मी उसके कमरे में गई तो उनकी चीख ने पूरा घर हिला दिया।
सब लोग वहां भागकर आते हैं कि क्या बात हो गई। गीत ने अपने सर से सारे बाल काट रखे थे, मतलब उसके हाथ में एक कैंची थी और आड़े तिरछे करके सारे बाल काट रखे थे और वो जोर जोर से आदमियों की तरह हंसे जा रही थी। काजल फैला हुआ था, लिपस्टिक अजीब सी हो रखी थी। चेहरे पर श्रृंगार करने के बाद उसने ये काम किया। बीना जैसे ही कमरे के अंदर गई, गीत को देखती है और जमीन पर बैठ जाती है। पूछो क्या पूछना है मुझसे। गीत की मम्मी ने कहा कि बेटा ये सब इसने क्या कर लिया। बीना बोली, इसने थोड़ी ना किया है, जिस पर कोई और हो वो कर रहा है, इस पर तो डायन है। जैसे ही इसने बोला ना कि इस पर कोई डायन है, गीत के मम्मी पापा रोहन टीना सबके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि उसने एबनॉर्मल एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया था। उसके कपड़े भी उसने फाड़ लिए थे। जब सबने इसकी ऐसी हालत देखी और वो बोले कि अब शादी तो क्या ही हो पाएगी, सबसे पहले इसका उतारा जरूरी है, क्योंकि फंक्शन में ऐसे तो इसे ले जा नहीं सकते। वहां पे रोहन ने कहा कि एक काम करते हैं, दामाद जी को फोन करते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। मम्मी ने कहा कि बेटा इतनी सुबह पहले तो हम फोन नहीं कर सकते, और क्या बताएंगे उन्हें कि ये क्या कर रही है, इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा कि अचानक इसने ये सब क्या कर लिया, और हम उन्हें कैसे समझाएंगे। तभी उस वक्त दामाद जी जो हैं वो अपनी शर्त पूरी करने उनके घर पहुंच गए। गीत और उन्होंने शादी से पहले एक शर्त लगाई थी कि शादी वाले दिन वो गीत को सुबह गिफ्ट देंगे उसके घर आकर। वो आते हैं और बोलते हैं कि कहाँ है सब लोग। अब जैसे ही उनकी आवाज आई, गीत की मम्मी कहती है कि ये कैसे आ गए, मैं जाकर देखती हूँ, आप बस इसे बाहर मत आने देना। वो बाहर आती है और कहती है कि हाँ दामाद जी आप कैसे। वो बोलते हैं कि सारी बातें बाद में, गीत कहाँ है आप उसे बुलाइए और देखिए कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ये उसके लिए गिफ्ट है। वो उन्हें 2 गोल्ड के कड़े दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं मेरी शर्त पूरी कर दी है और मैं जीत गया हूँ, आप जल्दी से गीत को बुलाइए, मैं बस उसे ये कड़े पहनाकर वापस चला जाऊंगा। मम्मी बोलती है कि बेटा रात में जब सेरेमनी वगैरह होगी तब पहनाना ना, अभी हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मुहूर्त से होती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जी सारी बातें बाद में, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, मैं बस कड़े पहनाऊंगा और चला जाऊंगा, आप प्लीज़ उसे बुलाइए। उन्होंने कहा कि वो अभी सो रही है, बेटा आप प्लीज़ शाम को दे देना उसे ये गिफ्ट। तो फिर दामाद जी ने कहा कि देखो सब लोग आए हैं तो मैं बस आप सबके सामने गिफ्ट दे रहा हूँ, हमें कोई पर्सनल बात नहीं करनी, प्लीज़ आप एक बार उसे बुलाइए। मम्मी ने कहा कि बेटा वो अभी सो रही है। तभी यहाँ पर बीना आ जाती है। बीना आकर कहती है कि आंटी आप इन्हें मिलने दो, जो हो रहा है सही हो रहा है, आप इन्हें मिलने दो गीत से। फिर आंटी ने भी कहा कि चलिए ठीक है, वो अंदर जाते हैं। वो अंदर जाते हैं और जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे बहुत कुछ भयंकर होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। जब दरवाज़ा खुला तो उसने पूरा सर वगैरह ढक रखा था, नॉर्मल आराम से, चेहरा साफ था और बढ़िया नाइट सूट पहनकर बैठी हुई थी। सब लोग उसके आसपास खड़े थे। दरवाज़ा खुलता है, देखते हैं कि दामाद जी ये भी मुस्कुराती है। अरे आप कैसे, सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, और ये देखो ये तुम्हारे कड़े, मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा किया। मम्मी तो मुझे बोल रही थी कि मैं शाम को पहना दूं, बट फिर मैं हार जाता ना। देखो सब लोग प्रूफ हैं, ये शर्त मैं जीत गया हूँ और मैं तुम्हें कड़े पहना रहा हूँ। इसने अपना हाथ जब उनकी तरफ बढ़ाया तो हाथ थोड़ा सा सूज रहा था, हथेली थोड़ी सी सूज रही थी, न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। कड़े भी नाप के थे, लेकिन वो इसके हाथ में ढंग से आ ही नहीं रहे थे। गीत की मम्मी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप इन्हें यहीं छोड़ दो, हम इसे ठीक करा देंगे। उन्होंने कहा कि चलिए वैसे तो मैं साइज लेकर ही बनवाए थे, पर कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, आप इसे ठीक करवा के गीत को पहनवा देना। फिर गीत ने कहा, नॉर्मल गीत ने नहीं, जो उसके अंदर था, उसने कहा कि तू इसे पहनाना चाहता है ना, रुक मैं पहनाती हूं। गीत ने अपने उल्टे हाथ में ऐसे कड़ा पकड़ा और उसे पूरा फोर्स लगाकर अपने हाथ में घुसा दिया। पूरा हाथ खून में लथपथ हो चुका था, उसके हाथ की खाल उतर चुकी थी। गीत के जो हस्बैंड थे वो सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे कि ये क्या हुआ। उनके मुंह से
एक शब्द नहीं निकल रहा था। गीत बोलती है, अब ठीक लग रही है? ठीक लग रही है ना? बीना ने कहा कि एक काम करिए, बस बाकी बातें शाम को हो जाएंगी। आंटी जी आप प्लीज दामाद जी को ले जाइए, क्योंकि बीना को हल्का सा आइडिया हो गया था कि यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन गीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक मिनट, रुक। शादी कर रहा है ना तू गीत से? तू खुद मना कर देगा? गीत ने अपने सर पर जो चुनरी बंधी हुई थी और जो पूरा उन लोगों ने उसको अच्छे से कवर अप किया हुआ था, उसने वो सब हटा दिया। अब उसके सारे बाल कटे हुए हैं, सब कुछ अजीब सा हो रखा है, मतलब देखने में वो बड़ी ही अजीब लग रही थी। अब वो एकदम हाथ छोड़ता है और जोर से चिल्ला के कहता है कि ये क्या है? ये तुमने क्या किया है? मम्मी ये क्या कर रही है? वो बोलती है, तुझे पसंद थे ना ये? क्या बोला था तूने? लंबे बाल बहुत सूट करते हैं तुम पे, तुम बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे ही बोला था ना तूने गीत को? मम्मी ये ठीक नहीं है, आप एक काम करिए, मैं एक पंडित जी को जानता हूं, मैं उन्हें घर में बुलाता हूं। गीत के होने वाले हस्बैंड ने जल्दी से बाहर आकर एक पंडित जी को फोन किया और कहा कि घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनके घर में प्रॉब्लम है, प्लीज आप सारे काम छोड़कर जल्दी आइए। तो अब तक घर में कुछ चीजें साफ हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि बीना जो लड़की आई है वो नॉर्मल नहीं दिख रही थी। उसकी वजह से घर में जो समस्याएं आने वाली थी वो फिलहाल के लिए टल गई थी, लेकिन गीत पर कोई प्रेत या डायन का साया है जिसकी वजह से वो ऐसी अजीब एक्टिविटी कर रही है। शादी तो अब ऑलमोस्ट मना ही हो चुकी थी और जो चाची ने कहा था कि शादी अभी हुई नहीं है वो अब पूरी भी नहीं हो पाएगी। कुछ घंटों बाद पंडित जी आए। पंडित जी ने घर का माहौल देखकर कहा, घर पर एक बहुत बड़ी क्रिया पढ़ी गई है और किसी ने एक खास नाम पर की गई है। ये 30 से 40 दिन वाली क्रिया है जिसका असर खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसके बाद बचने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। पर एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है वो ये कि ये क्रिया पढ़ी तो पूरी गई है, लेकिन किसी ने इसे आधा काट दिया है। ये कौन है ये अभी पता चल जाएगा। पंडित जी ने गीत की मम्मी से सारी बातें की और फिर बोले कि गीत बेटे से मैं बाद में मिलूंगा, पहले ये बीना को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, देखना है कि क्या है ये। जब बीना पंडित जी के सामने आई तो वो उनसे आंख ना मिलाए। वो बोलते हैं कि बेटा एक बार मेरी तरफ देख तो सही, आंखों में देख, क्या कोई सिद्धि है या कोई भगवान का हाथ है या कोई प्रेत का साथ है, क्या है, एक बार देख तो सही मेरी तरफ। बीना अपना चेहरा ऊपर नहीं उठा रही थी, वो लगातार जमीन की तरफ देख रही थी या फिर इधर उधर देख रही थी। पंडित जी ने फिर से कहा, लेकिन उसने उनकी तरफ नहीं देखा। फिर उन्होंने अमन को बुलवाया। अमन आता है और कहता है कि पंडित जी इसके साथ ना पहले भी एक समस्या हो चुकी थी। एक पंडित जी आए थे और उन्होंने इसका उतारा किया था। हम मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे और सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये जब से यहाँ आई है तब से ही बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है और इसके जरिए हमसे कोई बात भी कर रहा है। वो बोलते हैं कि वो तो मुझे दिख चुका है कि कौन बात कर रहा है, और जब बाबा के दर्शन कर लिए तो उसके बाद गलत कुछ नहीं हो सकता। बालाजी की कृपा से ये बिटिया बिल्कुल ठीक है, वरना जो इस पर है वो अब तक अपना खेल खेल चुका होता। शायद यहाँ पर शादी का माहौल ही ना होता, कुछ और ही होता। फिर पंडित जी ने कहा कि रही बात ये घर की मदद क्यों कर रहा है, ये न जाने इसका मतलब क्या हो सकता है। एक बार आप गुड़िया से कहना कि मेरी तरफ ना देखकर इस छोटे से आईने में देखे। उन्होंने अपने झोले से एक छोटा सा आईना निकाला और आईने की तरफ देखने को कहा। जैसे ही बीना ने आईने की तरफ देखा वो बिल्कुल नींद में चली गई और चक्कर खा के वहीं गिर गई। अमन ने तुरंत उसे संभाला और कहा कि अरे तुम ठीक हो, ये क्या हो गया बीना को। फिर पंडित जी ने सबको कहा कि इसे आराम से बिस्तर पर लेटा दो। जो शीशा था जिसमें बीना ने देखा था उस पे एक दरार आ चुकी थी और पंडित जी ने कहा कि अब ये बिटिया तो ठीक है। इस पे जो साया था, ये जो सबको बहला रहा था, ये अपने आप को सभी की नज़रों में अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था। आप सब इसकी तारीफ कर रहे थे कि ये बीना के जरिए से कोई शक्ति है जो बात कर रही है, लेकिन जब ये अपना पैर जमा लेता तो घर में जो भी यहाँ है वो हर इंसान इस घर से डर का अनुभव लेकर ही जाता।
खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं है, इसका तो मैंने समाधान कर दिया है। अब गीत बिटिया से मुझे मिलवाओ। पंडित जी मुस्कुराते हुए गीत के कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि गीत बेटा कैसी हो? मैं बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। आज तुम्हारी शादी है ना, तो बस तेरे से मिलने आया हूं। कैसी है बेटा तू? गीत ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं पंडित जी, पर आप कौन? मैंने कभी पहले आपको देखा नहीं। आप यहाँ कैसे? और तुझे क्या हुआ बेटा? डर लग रहा था मैंने सुना। गीत ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, कोई डर नहीं लग रहा, लोग बस बातें बना देते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बहरूपिया है जो इस पर है, ये तुम्हें दिखाता है कि सब कुछ ठीक है। बेटा सही से बात कर, क्यों घबरा रहा है? मुझे तो पता है कि तू बहुत ताकतवर है और तू किसी से नहीं डरता, तो अब क्यों डर रहा है? आ अपने असली रूप में, बता क्या बात है। छोड़ गीत का शरीर, सामने आ, मुझसे बात कर। गीत ने कहा कि पंडित जी आप कैसी बातें कर रहे हो? गीत की मम्मी ने कहा कि पंडित जी गीत तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पंडित जी ने कहा कि आपको समझ नहीं आता। आप एक काम करो, घर से एक मिट्टी का कोई बर्तन ले आओ और उसके साथ में थोड़े चावल ले आओ। पंडित जी ने कहा कि गीत की मम्मी से कि आप घबराना मत, यहाँ इसके पास बैठ जाओ और इसमें चावल डालते रहो, मैं अपना मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। मुश्किल से उन्होंने 2 से 3 मिनट ही मंत्र पढ़ा होगा। गीत ने चिल्लाकर गुस्से में अपने हाथ से कुल्हड़ नीचे गिरा दिया। सब चावल जमीन पर गिर गए और जो चावल गिरे थे उनका रंग सफेद से सुर्ख लाल हो चुका था, जैसे किसी के खून में लथपथ हो। पंडित जी ने कहा अच्छा तो तू है, मैं वही सोच रहा था कि इतनी देर हो गई, तूने अपने आप को छुपाया कैसे? जो कुछ भी कल तुम्हारे घर में हुआ वो मुझे सब कुछ पता चल गया है। वो दोबारा भी दिखी थी। फिर पंडित जी ने कहा कि वो तुम्हारे घर की कोई बड़ी बूढ़ी है, उन्होंने किया है ये सब। इतना बोलते ही गीत की मम्मी के माथे पर शिकन आ जाती है और पंडित जी उन्हें बोलते हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो वही है। गीत की मम्मी उनसे पूछती है कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो इस पे क्या चीज़ है? पंडित जी ने कहा कि तुम्हें अगर मैंने बता दिया कि इस पे क्या है तो तुम सब लोग सुन नहीं पाओगे। इस पे क्या है और क्या नहीं उससे आपको क्या करना है? गीत की मम्मी ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की और फिर वो बोले कि गीत पर कोई 1 2 3 नहीं, पूरे 21 प्रेत हैं। उन्होंने उसके ऊपर बड़ी ही भयंकर क्रिया की है। खैर, बाबा की कृपा है तो आप निश्चिंत रहो, परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा, आप धैर्य रखो। पंडित जी ने घर के सब लोगों को कह दिया था कि आप बस इस घर से बाहर मत जाना। पंडित जी ने अपनी क्रिया शुरू ही की और शुरू करते ही वहां पे अजीब सी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, जैसे वो 21 की 21 आत्माएं तड़पने लगी हों, छटपटाने लगी हों। कभी घर का कोई शीशा फूटता तो कभी किसी को एहसास होता कि कोई उनके कंधे पर बैठा है। कभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ें आती तो अगले ही पल घर के दरवाजे अपने आप बजने लगते। वो मंजर इतना खौफनाक था कि आप ये सुनकर भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ जो भी कुछ हो रहा था वो सब लोगों की समझ से बिल्कुल परे था। सब लोगों ने अपनी हिम्मत बांध रखी थी और पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे थे और कुछ ही घंटों बाद वहाँ सब कुछ शांत हो गया और वो बोले कि ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, मुझे यहाँ पर भूत बंधन बांधना है। अब आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करें। उन्होंने मदद के लिए वहाँ पर और ज़्यादा लोगों को बुलाया। भूत बंधन बांधने के बाद पंडित जी ने उन लोगों के घर भी गए जहाँ गीत की शादी होने वाली थी। वहाँ भी बंधन बांध दिया और बैंकेट हॉल में भी, जहाँ पर फेरे लिए जाने थे, वहाँ भी एक बंधन बांध दिया गया। एक दिन में 3 बंधन बांधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके वो बंधन बांध दिए थे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बंधन बांधना क्या होता है और ये कैसा दिखता है। भूत बंधन एक ऐसी क्रिया है जिसमें भूत प्रेत या किसी अदृश्य शक्ति को रोककर एक जगह बांध दिया जाता है ताकि वो किसी को परेशान ना करे। जब लगता है कि किसी घर, जगह या इंसान पर आत्मा का असर है और वहाँ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, तभी इसे कराया जाता है।
और इस प्रोसेस को एक तांत्रिक या पंडित करता है जो मंत्र उच्चारण के साथ कुछ सामग्री का यूज करता है, जैसे गंगा जल, सिंदूर और कभी कभी छोटी कील भी। ये कील या तो जमीन में या दीवार पर गाड़ी जाती है, जिसे कहा जाता है कि भूत उस जगह पर सीमित हो जाता है और वहां से भाग नहीं सकता। ये पुरानी और बहुत पावरफुल क्रिया है जो भूत प्रेत के असर को खत्म करने के लिए की जाती है और इससे लोगों को बहुत शांति भी मिलती है। बीना नींद से जागती है और उसको भी बहुत बेटर फील हो रहा था। वो पंडित जी से आके बोलती है कि अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मेरे ऊपर जो भी था आपने मुझे उससे मुक्त कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गीत कैसी है, क्या वो ठीक है? पंडित जी ने उसे हंसकर कहा कि बेटा सब ठीक है, तुम भी जाओ और बारात के स्वागत की तैयारी करो। फिर उस रात गीत के दरवाजे बारात आई, वरमाला हुई, खूब नाच गाना हुआ, खुशियां फिर से उनके दरवाजे आ चुकी थी। उसकी मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह तक तो क्या था और अब बारात भी आ गई, वरमाला भी हो गई। रात में जब गीत के फेरे हुए तो उस वक्त फिर एक बार उसे चक्कर महसूस हुआ, जैसे कि वो प्रेत फिर से उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वो पंडित जी भी वहां मौजूद थे, उन्हें आभास हो गया था उस प्रेत का। वो तुरंत साइड में जाके अपनी पूजा करने लगे और गीत की शादी संपन्न हुई। गीत और बीना बिल्कुल ठीक हो गए थे, दोनों अच्छे से सेटल हो गए और उनके घर में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शादी से पहले जो सब कुछ हुआ था वो सब कुछ कवर अप कर दिया गया था, बाहर वाले किसी के साथ भी इसका जिक्र नहीं किया गया, सब बात छुप गई थी। पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ भी ऐसी भटकती रूह, प्रेत या आत्मा वाली प्रॉब्लम हो तो उस सिचुएशन में कभी भी उस इंसान का मजाक ना बनाएं। और जिसने हमारे साथ ये आप बीती शेयर करी है, उनका ये कहना था कि आप सबके लिए कि कभी भी इमोशनल होके जो गलती बीना ने करी थी वो ना करें। उसने जिस तरह से खुद उन आत्माओं को कहा कि मुझ पर हावी हो जाओ, मेरे ऊपर आ जाओ, और फिर वो आत्माएं उस पर आ भी गई थी, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और अगर आपको लगता है कि मैं ये जो कहानी सुना रहा हूँ ये बस एक किसी की इमेजिनेशन है और ये सब कुछ फिल्म जैसा लग रहा है, तो आप गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आपको हर एक कहानी याद आएगी। खैर, सबसे अच्छी बात यह थी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और जब आप किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बनते हैं जिसमें सच और झूठ के बीच एक पुरानी काली शक्ति होती है, तो जरूरी है कि आप अपनी आंखें और दिल को खुला रखें। तो अगर कभी आपको अपने आसपास कोई अजीब सी चीज महसूस हो तो उसे समझने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा डर सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वो होता है जो हम देख नहीं पाते। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें और शो को रेट जरूर करें। और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर लौटूंगा आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।